सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जिसका समय 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक है। तो 1206 से 1526 तक दिल्ली पर किस किस वंश ने शासन किया है? तो सबसे पहले पहला वंश है गुलाम वंश या इसको ही बोलते हैं मामलुक वंश। इसके संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और इनका शासन काल था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। इसके बाद दूसरा वंश है खिलजी वंश जिसके संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। इनका टाइम पीरियड है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। तीसरा है तुगलक वंश। इसके संस्थापक हैं गैसुद्दीन तुगलक। इनका समय है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। नेक्स्ट है नंबर 4 पर सैयद वंश जिसके संस्थापक थे फाउंडर थे खिजर खां और इनका समय है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। और सबसे लास्ट में है नंबर 5 पर लोधी वंश जिसके फाउंडर थे बहलाल लोधी। इनका टाइम पीरियड है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। यदि आप दिल्ली सल्तनत के सभी वंश का टाइम पीरियड देखें तो आप देखेंगे कि सबसे कम टाइम पीरियड जो है ये खिलजी वंश का है। ये लगभग 30 वर्ष तक ही इन्होंने केवल शासन किया है। और सबसे लंबे समय तक जो शासन किया है ये था तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1414 तक, लगभग 96 ईयर 96 वर्ष तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। ये इधर साइड में कुतुब मीनार है। विदेशी आक्रमण इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में भारत के ऊपर आक्रमण किया था। जब भारत पर इसने आक्रमण किया तो इसने आक्रमण किया था सिंध पर और उस समय सिंध के राजा थे राजा दाहिर। और राजा दाहिर की इन्होंने हत्या करी। और उसके बाद मोहम्मद बिन जो कासिम था ये वैसे नॉर्मल आया था अरब से और सिंध पर उस समय शासक था राजा दाहिर का। तो जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तो वहां के राजा दाहिर की मोहम्मद बिन कासिम ने हत्या की। तो ये भारत के पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है प्रथम तुर्की आक्रमणकारी। इसमें एक नाम है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजवनी तुर्की से था और इसने भारत पर लगभग 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। तुर्की प्रथम तुर्की आक्रमण यानी कि जो इस समय देश है उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। महमूद गजनवी ने जो भारत पर बार बार आक्रमण किया था इसका मेन कारण था भारत को लूटना और अपना बदला लेना। महमूद गजनवी की जो मृत्यु हुई 1030 में, ये मृत्यु हुई थी मलेरिया के कारण। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और मृत्यु हुई है मलेरिया के कारण। और भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी है मोहम्मद बिन कासिम। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है अगर आप किसी एग्जाम की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। ये है महमूद गजनवी, देख सकते हो चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। महमूद गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया है या किया था, इनमें सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था वो था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर, गुजरात में एक मंदिर है सोमनाथ, उस पर आक्रमण किया और ये महमूद गजनवी का भारत में 16वां आक्रमण था और ये आक्रमण किया गया था 1025 में। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 17वीं बार का जो आक्रमण था वो किया गया था 1027 में। महमूद गजनवी के समय
कुछ लेखक हैं। एक लेखक का नाम है फिरदौसी, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है शाहनामा। और महमूद गजनवी के समय एक लेखक आया जिसका नाम था अल बरूनी। इन्होंने एक किताब लिखी है किताब उल हिंद, तहकीक मा ली ए हिंद, ये किताब का नाम है, या ये भी कह सकते हैं किताब अल हिंद। तो फिरदौसी एक लेखक हैं, और इनकी किताब का नाम है शाहनामा। और एक है अल बरूनी, इनकी किताब का नाम है किताब उल हिंद। महमूद गजनवी के बाद भारत में दूसरा तुर्की आक्रमणकारी आया जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। इन सबको भारत ही भारत ही ऐसा देश लगता था कि वहां पर अच्छा बड़ा खजाना है, वहां की जनता को लूटना है और वापिस अपने देश आना है। मोहम्मद गोरी का आक्रमण भारत पर 1775 से लेकर 1206 ईस्वी तक। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण मुल्तान पर किया गया 1775 में। लेकिन मोहम्मद गोरी का जो पहला आक्रमण था, सॉरी, मोहम्मद गोरी का जो 1778 में किया गया आक्रमण था, इसने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन वहां का जो शासक था भीमदीते, इसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। भीमदीते ने जो गुजरात गुजरात का शासक था उसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था 1178 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच के युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजयी हुई। तराइन का दूसरा युद्ध अगले ही साल हुआ, 1192 1192 में, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी रहा और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। इस समय पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की एक किताब है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। इन्हीं के अनुसार गोरी ने भी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तराइन के युद्ध के बाद गोरी का पुनः भारत पर आक्रमण हुआ 1194 ईस्वी में, और ये एक युद्ध हुआ जिसका नाम था चंदावर का युद्ध। ये युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गोरी का एक कमांडर था। तराइन में इसने गोरी की मदद की थी, मोहम्मद गोरी की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गोरी के अन्य गुलाम यलदोज उबाचा और एक नाम है बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का तहस नहस किया था बख्तियार खिलजी ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आप नालंदा, बिहार में नालंदा जाएंगे, तो वहां का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसका नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर ही है। मतलब कितनी शर्म की बात है कि जिस आक्रमणकारी ने भारत ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था, उसको जलाया था, उसी के नाम पर भारत के कुछ नालायकों ने रेलवे स्टेशन का नाम इसी आक्रमणकारी के नाम पर रख दिया, बख्तियार खिलजी। वैसे अब इसका नाम चेंज किया गया है रेलवे स्टेशन का, वरना इसका नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर ही किया गया। रेलवे स्टेशन का नाम नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले के ऊपर ही रख दिया। ये भारत में ही हो सकता है, कहीं और नहीं। नेक्स्ट है गुलाम वंश। अच्छा, मोहम्मद गोरी जब भारत से वापस गया तो भारत की बागडोर अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए, या दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था गुलाम वंश। गुलाम वंश का फाउंडर, संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। और गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है ये है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश की जो राजधानी थी, ये राजधानी बनाई गई थी गुलाम वंश की लाहौर। तो हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। यदि हम गुलाम वंश के सभी शासकों की बात करें ऑर्डर में, तो पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से लेकर 1210 तक। इसके बाद थे आराम शाह। इसके बाद इल्तुतमिश, 1211 से लेकर 1236 तक। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज। इसके बाद है रजिया सुल्तान।
1236 से 40 तक। इसके बाद है मुहिजुद्दीन बहराम शाह। इसके बाद है अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके बाद है नसरुद्दीन महमूद शाह। इसके बाद है गयासुद्दीन बलबन, 1266 से 86 तक। नेक्स्ट है मुहिजुद्दीन मोहम्मद कैकुबार, 1286 से 90। और इसके बाद है क्यूमर्स। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक है, क्यूमर्स। तो बात कर रहे हैं गुलाम वंश की, जिसका टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक है। संस्थापक जैसे बताया है कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसे गुलाम वंश को मामूलक वंश कहते हैं। गुलाम वंश की या कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक है। हम फोटो भी दिखा देंगे, पिक्चर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरने पर चोगान यानी कि पोलो खेलते समय हुई। आप ये मान के चलें कि 1210 में है। जैसे आज भी है एक खेल है पोलो, अमीरों का खेल है, कि घोड़े पर बैठकर स्टिक से एक बॉल को एक गड्ढे में भेजना होता है। इसको ही पोलो कहते हैं। को तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी चोगोन यानी कि पोलो खेलने का शौकीन था, और घोड़े से गिरने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनका मकबरा लाहौर में है, और इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। शासक बनने के बाद इसने लाखों रुपए दान दिए, इसलिए लाहौर की जनता ने इसे लाख बख्श की उपाधि दी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी दिया कहा जाता है, क्योंकि ये लाखों रुपए दान देता था। इसने दो मस्जिदों का निर्माण कराया। एक का नाम है कुआत उल इस्लाम मस्जिद, ये दिल्ली में है। और एक मस्जिद है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में है। ये ध्यान रखना, अजमेर में जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, ये संस्कृत का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके स्थान पर एक मस्जिद बनाई, जिसका नाम था अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? ये एक मस्जिद का नाम है, जो अजमेर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये इनके संत थे, की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। तो कुतुब मीनार दिल्ली में है, और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी याद, सॉरी, कुतुब मीनार किसकी याद में बना हुआ है? तो एक संत थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इन्हीं के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए कुतुब मीनार, घर बैठे ही दिल्ली से कुतुब मीनार का दर्शन करें। तो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो पहली ही मंजिल हो पाई थी, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी, वैसे कुतुब मीनार में टोटल 5 मंजिल हैं। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। और इसकी जो पांचवी मंजिल है, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, और इस पांचवी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने पूरा कराया। कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार को स्टार्ट से लेकर अंतिम तक, यानी 3 शासकों के द्वारा कंप्लीट कराया गया। इसकी शुरुआत की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पहली मंजिल बनवाई। दूसरी, तीसरी और चौथी इल्तुतमिश ने पूरी कराई। और इसकी पांचवी और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पूरा कराया गया था। फैक्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हसन उन नजामी और फखरुद्दीन जैसे लेखकों को संरक्षण दिया था। कुतुब मीनार में टोटल 5 मंजिल हैं, और इसकी टोटल ऊंचाई बैठती है 73 मीटर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया था। यह इतिहास का एकमात्र शासक था जिसने राज सिंहासन ग्रहण नहीं किया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही है। इन सिपह सलार की उपाधि धारण की, इसने सिपह सलार की उपाधि धारण की। 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु, जैसे बताया था कि घोड़े से गिरने के बाद हुई। आराम शाह ऐबक का पुत्र शासक बना।
कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र कौन था? आराम शाह, ये शासक बना। और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश और आराम शाह के मध्य जूट का युद्ध हुआ और इल्तुतमिश गुलाम वंश का अगला शासक बना। कुतुब मीनार आप दोबारा देख सकते हैं, जिसमें टोटल 5 मंजिल है। 1, 2, 3, 4, काउंट भी कर सकते हो आप, और ये 5। नेक्स्ट है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसका शासनकाल है 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक। ईस्वी का मतलब है कि हम ईसा मसीह के जन्म के बाद में चल रहे हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म के 1211 वर्ष के बाद। इसे ही गुलाम वंश का रियल फाउंडर माना जाता है। ध्यान रखना, वैसे तो गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन रियल फाउंडर माना जाता है इल्तुतमिश को। इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। लेकिन इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को बनाया। निजाम उल मुल्क उनके वजीर प्रधानमंत्री थे। जो प्रधानमंत्री वजीर था उसका नाम था निजाम उल मुल्क। इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसने तांबे का एक सिक्का, जिसको जीतल कहा जाता था, और एक चांदी का सिक्का, जिसको टका कहा जाता था, ये चलवाया। यानी कि इसने दो नए सिक्के चलवाए, एक जीतल और एक टका। जीतल किसका था? तांबे का। और टका होता था जीतल तांबे का सिक्का होता था और टका चांदी का। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि किस गुलाम वंश के किस शासक ने जीतल और टका दो नए सिक्के चलवाए, तो उसमें एक ऑप्शन होगा इल्तुतमिश। इसने एकता प्रणाली बनाई या एकता प्रणाली शुरू की। एकता प्रणाली क्या है? ये भूमि का एक टुकड़ा होता था। राज्य में जो अधिकारी और सैनिक होते थे, उन्हें वेतन के बदले में दी जाने वाली जागीर को एकता कहते थे। यानी कि जैसे अगर आज किसी की गवर्नमेंट जॉब लगती है तो सरकार सैलरी देती है, कैश में, अकाउंट में कैश भेजती है। लेकिन यदि सरकार सैलरी की बजाय आपको आपकी सैलरी के हिसाब से जमीन दे दे, और जमीन से और बोला जाए कि आपकी जितनी सैलरी है, आपको ये सैलरी अपनी जमीन से ही प्राप्त करनी है, मतलब आपको खेती बाड़ी करनी होगी, तो इसको एकता प्रणाली कहा जाता था। यानी कि अधिकारी और सैनिकों को वेतन नहीं दिया जाता था, उन्हें जमीन दी जाती थी, जिससे वो खेती बाड़ी करके जो वेतन है उससे प्राप्त करें। इसी को इक्ता सिस्टम कहा जाता था, और ये शुरू किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, इसने 1221 ईस्वी में मंगोलिया के शासक चंगेज खां पर आक्रमण किया था। अरे वाह! दिल्ली सल्तनत काल में राजकीय भाषा फारसी हुआ करती थी। इल्तुतमिश की के समय राजकीय भाषा थी फारसी। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी यानी 40 दल प्रथा की शुरुआत की। इसमें 40 लोग होते थे जो केवल सुल्तान को सीधे सूचना देते थे। वैसे जो तुर्क ए चलगानी एक ग्रुप था, इसको बलबन ने समाप्त किया था बाद में, और चलाया था इल्तुतमिश ने। 40 लोगों का एक ग्रुप होता था जो राजा को सलाह देता था। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को घोषित किया। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली ये पहली महिला शासिका थी, पहली मुस्लिम महिला शासिका। कौन? रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी। भाई बहराम शाह ने रजिया सुल्तान से बगावत की और दल चालीसा के सरदार बहराम शाह के लिए काम करने लगे। एक भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने रजिया की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और रजिया ने याकूत के साथ मिलकर अल्तुनिया के खिलाफ चढ़ाई की। अल्तुनिया ने याकूत की हत्या कराकर रजिया को कैद करा लिया। बाद में अल्तुनिया और रजिया का विवाह हो गया। 1240 ईस्वी में रजिया एक षड्यंत्र का शिकार हो गई और कैथल हरियाणा के पास इनकी हत्या कर दी गई, और हत्या की थी खोकर जनजाति के द्वारा। इन्होंने संरक्षण दिया था मिनाज उल सिराज को। ये एक लेखक हैं जिनकी किताब थी तबकाते नासिरी। रजिया सुल्तान।
पहली मुस्लिम महिला शासक। वैसे बताया गया कि जब ये सुल्तान बनी, तो जब ये दरबार में आती थी, तो वैसे मुस्लिम कम्युनिटी में महिला जो है वो अपना चेहरा ढक कर रखती है, लेकिन रजिया सुल्तान बिना चेहरा ढके हुए आती थी, मर्दों की तरह आती थी। लेकिन जो दरबार में वहां पर पुरुष बैठे हुए थे, जितने भी मुस्लिम पुरुष थे, उन्हें वो बात हजम नहीं होती थी कि एक महिला उनके ऊपर शासन कर रही है। इसलिए षड्यंत्र के तहत रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया गया। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बलबन बना, और बलबन ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। इल्तुतमिश ने जो 40 दलों का एक तुर्क चलागानी संघ ग्रुप तैयार किया था, उसे बलबन ने समाप्त किया। बलबन की मृत्यु हुई थी 1286 ईस्वी में। इसके बाद कैकुबाबाद, बलबन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा, और कैकुबाबाद ने जलालुद्दीन फिरोज को आरिज मुमालिक का पद दिया था। नेक्स्ट है खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद शुरू होता है खिलजी वंश। इसके फाउंडर है जलालुद्दीन खिलजी। इनका राज्याभिषेक हुआ 1290 ईस्वी में। खिलजी वंश की इन्होंने स्थापना की। ये उदार निरंकुशवाद था। अलाउद्दीन को अमीर ए तुज का पद दिया। अपना अलाउद्दीन खिलजी का एक भतीजा था। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन, और जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया था। वैसे दिल्ली सल्तनत में सबसे समझदार, सबसे अच्छा जो राजा था, हम पूरी दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, उनमें था अलाउद्दीन खिलजी। इसका समय है 1296 से लेकर 1316 तक। प्रथम सुल्तान जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूला। परंपरागत लगान अधिकारियों से खुदम चौधरी, ये लगान वसूल करने वाले अधिकारी होते थे, खुद मुकद्दम और चौधरी। लगान वसूल करने का अधिकार छीना, सारे विशेषाधिकार समाप्त किए, और इन्हें भूमि से भी कर लेना प्रारंभ किया। उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीनी जिन्हें वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम व पेंशन तथा वक्त, धर्मात प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में प्राप्त हुई थी। अब ये देखिए, अभी 2 दिन पहले भारत में वक्त से रिलेटेड एक बिल पास किया गया है। तो यदि आप उस समय की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात करें, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी जो वक्त की संपत्ति थी, वो सारी वक्त से जो जमीन थी वो छीन ली थी। लेकिन यहाँ पर जो संशोधन किया गया है, वो वक्फ बोर्ड को समाप्त नहीं किया गया है, बस वक्फ बोर्ड में कुछ संशोधन किया गया है। परिणाम स्वरूप खालसा भूमि में वृद्धि हो गई। उपहार, अलाउद्दीन खिलजी के 4 अध्यादेश। उपहार, पेंशन, दान में प्रदत्त भूमि संबंधी व्यक्ति को वापस की गई। सरकारी अधिकारी को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिया गया। दूसरा, इन्होंने गुप्तचर विभाग का गठन किया। इन्होंने मादक द्रव्य, शराब, भांग आदि के प्रयोग व जुआ खेलने पर पाबंदी लगा दी, अलाउद्दीन खिलजी ने। और चौथा है, सरदार और अमीरों की दावत और विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगाया। बहुत ही तरीके से शासन किया था इन्होंने। बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, सहनाए मंडी, मलिक कबूल की नियुक्ति की। इन्होंने बाजार का एक अधीक्षक होता था। समस्त व्यापारियों पर नियंत्रण किया और सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। ध्यान रखना, इसने बाजार में वस्तुओं का मूल्य नहीं बढ़ने दिया। यदि कोई व्यापारी जानबूझकर कोई वस्तु, खाने की वस्तु को स्टॉक करता था और उसका जो वैल्यू थी, मूल्य उसको बढ़ाता था, तो उसको अलाउद्दीन खिलजी पकड़कर फांसी दिलवा देता था। इसलिए पूरे के पूरे बाजार पर इसने कंट्रोल किया, यानी कि जो आम आदमी की वस्तुएं हैं, उनका इसने मूल्य नहीं बढ़ने दिया। इसलिए इसने बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण पर वो कंट्रोल किया। उस समय के महत्वपूर्ण टैक्स थे घरी चर, घर व झोपड़ी पर कर, चराई कर, जो दुधारू पशुओं पर लगता था। धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। धर्म पर राज्य का उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त किया। उपाधि, इन्होंने अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने
सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। इनका सेनापति था जफर खां। मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की। मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। भूमि पैमाइश के आधार पर इन्होंने लगान वसूला। उपज का 50% टैक्स लिया जाता था साज के रूप में। भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करने वाला ये भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। मलिक काफूर, ये अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ। ये एक हिजड़ा था। गुजरात विजय के दौरान मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को मिला था और मलिक काफूर को इन्होंने नाम दिया था हजार दिनारी। अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण अभियान। उत्तरी अभियान। गुजरात विजय अभियान उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में। इसने रणथंभौर, मालवा, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़, चंदेरी पर विजय प्राप्त की। दक्षिणी अभियान। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला यह पहला सुल्तान था। मलिक काफूर के नेतृत्व में इसने एक अभियान भेजा। वारंगल, देवगिरी, होशियार क्षेत्रों को नियंत्रण में लिया। रामेश्वरम में एक मस्जिद का निर्माण कराया। मलिक मोहम्मद जायसी, ये एक राइटर थे और इनकी एक रचना थी पद्मावत। रानी पद्मिनी के जौहर कथा का वर्णन किया गया है। रानी पद्मावती राजा रतन सिंह चित्तौड़ की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर रानी पद्मावती को ही प्राप्त करने के लिए उस पर आक्रमण किया था। इसके बाद है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, 1316 से 1320। अलाउद्दीन खिलजी के बाद इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। महत्वपूर्ण तथ्य 1306 में के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत व मंगोलों के बीच सीमा थी रावी नदी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करा था अपूर्ण किला खेरी किलागढ़ महल में। भूमि कर को उत्पादन के 50% निर्धारित करने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। और मोहम्मद बिन तुगलक। रामचंद्र देव, ये देवगिरी का शासक था। ये मलिक काफूर से पराजित हो गया और राय राय की उपाधि दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने इसको। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना, हमारा एक ऑनलाइन बैच चला हुआ है। यदि कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली इसी तरह की एक वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।